हेलो फ्रेंड, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपर स्टडी फॉर वेलकम है। जैसा कि दोस्तों मैं यूपी आर्मी टेक्नीशियन ग्रेड 2 एंड इसरो टेक्नीशियन बी के लिए इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की सीरीज चला रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट के लिए। ठीक है, तो जो इंस्ट्रूमेंट की पोस्ट आई है उसी में इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक्स भी एलिजिबल हैं। दोनों को मिला के मैं मिक्स क्वेश्चन रख रहा हूँ। ठीक है, जो कि यूपी आर्मी के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके पहले दोस्तों जो हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों आज मेरा 32 पार्ट है, इसके अलावा मैं 31 पार्ट में अपलोड कर चुका हूँ। यदि आप हमारे 31 पार्ट नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके आप वहाँ पे देख सकते हैं। आपको वहाँ पे प्लेलिस्ट मिल जाएगी यूपी आर्मिनल इसरो DRDO या DMRC के नाम की प्लेलिस्ट बनी हुई, उसी में आपको 31 वीडियो मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, ज़्यादा टाइम न लेते हुए हम डायरेक्ट आते हैं क्वेश्चन पे। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हमारा भी डिजिटल चल रहा है दोस्तों, तो आज डिजिटल का लास्ट लेक्चर है। ठीक है, तो आज मैं डिजिटल कवर कर दूंगा पूरा इसी में। तो आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, द मिनिमम नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट ए डिकेड काउंटर। ठीक है, डिकेड काउंटर को बनाने के लिए हमें कितने फ्लिप फ्लॉप की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो डिकेड काउंटर को जानते हैं। पहले डिकेड काउंटर का मॉडुलस कितना होता है, यदि आपको मॉडुलस मालूम है तो आप निकाल सकते हो आसानी से। तो अगर डिकेड काउंटर की बात कर रहा था, डिकेड काउंटर का जो मॉडुलस होता है उसे बोलते हैं मॉड 10। ठीक है, तो पूछ रहा है कि मॉड 10 में कितने फ्लिप फ्लॉप होते हैं, तो मैंने इसको आपको पहले भी निकालना बताया हूँ नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो जानते हैं 2 पावर 3 इक्वल टू 8 हो जाता है, जो कि मॉड 8 में नहीं आ रहा है। ठीक है, फिर देखते हैं 2 पावर 4 इक्वल टू 16, जो कि मॉड 10 इसी में आ जा रहा है। ठीक है, तो हमें जो डिकेड काउंटर बनाना है तो 2 पावर 4 में हमारे काउंटर की 16 कंडीशन होती हैं, तो उसी में मॉड 10 हमारा आ जा रहा है। ठीक है, तो भाई कितने फ्लिप फ्लॉप लगेंगे, 4 फ्लिप फ्लॉप लगेंगे डिकेड काउंटर को बनाने में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, 2 की पावर 4। ठीक है, 2 पावर 4 इक्वल टू 16। तो हमारा जो 2 पावर 4 है, 2 पावर बोलते हैं उसे, जो हमारा होता है फ्लिप फ्लॉप की संख्या होती है। ठीक है, तो यह नहीं हमारा फ्लिप फ्लॉप होता है, तो 2 पावर इक्वल टू 4 मतलब 4 जो हमारा है वही हमारा फ्लिप फ्लॉप की संख्या है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये सिंपल सा क्वेश्चन ऐसे पूछता है। ठीक है, इसी क्रम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बीच टाइप ऑफ मेमोरी हैज़ फास्ट इरेज एंड राइट टाइम्स। ठीक है, निम्न में से किस मेमोरी का इरेज था राइट टाइम तेज होता है। दोस्तों मेमोरी का क्वेश्चन है। ठीक है, मेमोरी से भी क्वेश्चन पूछता है, इसमें कौन सी मेमोरी जो फास्ट होती है, जो इरेज ठीक है और राइट कर सकती है। तो EEPROM है, EEPROM है। ठीक है, या फ्लैश मेमोरी है, या नन ऑफ दीज है। ठीक है, तो हमारी जो फ्लैश मेमोरी होती है ये सबसे फास्ट मेमोरी होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसी क्रम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ एड्रेस लाइन रिक्वायर्ड टू एड्रेस 8K बाइट ऑफ मेमोरी इज। ठीक है, मेमोरी के 8K बाइट से एड्रेस लाइन की आवश्यकता होती है। कितने एड्रेस लाइन की आवश्यकता है 8K मेमोरी में। तो एड्रेस लाइन ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, 8 × K। ठीक है, हम जानते हैं 2 पावर 10 इक्वल टू 1K होता है। ठीक है, आप याद रखें 2 की पावर 10 इक्वल टू 1K, 2 की पावर 20 इक्वल टू 1 MB होता है। ठीक है, मेगाबाइट। 10 की पावर 30 इक्वल टू हो जाएगा गीगाबाइट। ठीक है, और 10 पावर 40 इक्वल टू हो जाएगा टेराबाइट। तो ये सब चीज़ें हैं, आपको याद रखनी है। याद रहेगा तो आपके लिए फ़ायदा होगा न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में। ठीक है, तो 8K मेमोरी की बात कर रहा है, तो 8 को हम लिख सकते हैं 8 × K को लिख सकते हैं 2 पावर 10। 8 को लिख सकते हैं 2 पावर 3 × 2 पावर 10। तो 2 पावर 3 × 2 पावर 10 को ऐड कर लेते हैं तो 2 पावर 13 हो जाएगा। ये हमारा पावर 13 ही हमारी एड्रेस लाइन की संख्या है। तो हमारे कितने एड्रेस लाइन होंगी इसमें, एड्रेस लाइन 13 होंगी, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो ऐसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लेता है एड्रेस लाइन के लिए। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो इसी क्रम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मेमोरी दैट लॉसेस इट्स कंटेंट व्हेन पावर इज लॉस्ट इज। मेमोरी जो बिजली जाते ही, ठीक है, बिजली जाते ही इसकी विषय सूची को खो देती है, उसे क्या कहते हैं। वो कौन सी मेमोरी होती है जो बिजली के जाते ही, सप्लाई के जाते ही वो अपनी कंटेंट को खो देती है। ठीक है, कौन सी होती है, नॉन वोलाटाइल स्थिर, या स्टैटिक स्थैतिक, या रैंडम यादृच्छिक, ठीक है, या वोलाटाइल अस्थिर। तो कौन सी मेमोरी होती है, वो वोलाटाइल मेमोरी होती है, जो कि लाइट जाने के बाद वो तुरंत उसके सारे डाटा क्या होते हैं, इरेज हो जाते हैं। ठीक है, तो कौन सी मेमोरी होती है, वो वोलाटाइल मेमोरी होती है। इसी क्रम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन,
डायनेमिक मेमोरी सेल्स आर कंस्ट्रक्टेड यूजिंग, ठीक है। डायनेमिक मेमोरी सेल डॉट डॉट के उपयोग से बनाया जाता है, ट्रांजिस्टर से, मासफेट से, फ्लिप फ्लॉप से या फेट से, ठीक है। तो हमारी जो डायनेमिक मेमोरी होती है, ठीक है, गति मेमोरी बोलते हैं इसे, ये हमारे किसकी बनी होती है, मासफेट की बनी होती है। दोस्तों मेरा मेमोरी लाने का रीज़न ये रहा है कि मेमोरी से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। एक दो क्वेश्चन मेमोरी से बनते हैं, इसलिए हमने कहा कि डिजिटल का लास्ट पार्ट है मेमोरी, इसे भी हम शामिल कर लेते हैं, ठीक है। तो आज डिजिटल के जितने भी क्वेश्चन छूटे हुए हैं सारे क्वेश्चन आज इसमें कवर कर देते हैं। तो आज का आपका डिजिटल का पार्ट खत्म हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट के वीडियो हम स्टार्ट करेंगे, जो कि इंस्ट्रूमेंट के काफ़ी पार्ट हैं जो कि यूपी आर्मी में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसके बाद जो वीडियो आएगी उसमें हम इंस्ट्रूमेंट के क्वेश्चन रखेंगे। आज का ये डिजिटल का लास्ट वीडियो है, ठीक है। तो इसी क्रम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टेयरिंग ऑफ 4 बिट्स इज कॉल्ड एज, 4 बिट्स के रूप में जाना जाता है, बिट, बाइट, वर्ड या निबल, ठीक है। तो हम 4 बिट्स के समूह को निबल बोलते हैं, ठीक है। 4 बिट को हम बोलेंगे निबल, ठीक है। इसके अलावा 8 बिट को हम बोलेंगे क्या, 8 बिट इक्वल टू हो जाएगा 1 बाइट, ठीक है। इस चीज़ को आपको याद रखना है, ठीक है। इसी क्रम में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द नंबर ऑफ एड्रेस लाइन इन 8 बिट 4K रोम एज, ठीक है। 4K रोम की एड्रेस लाइन की संख्या बतानी है, ठीक है। तो 4K रोम में कितनी एड्रेस लाइन होगी, 4 इंटू के, 4 को लिख सकते हैं 2 पावर 2, के को लिख सकते हैं, हमने बताया था भाई 2 पावर 10, तो 2 पावर 10 इंटू 2 पावर 2 इक्वल टू हो जाएगा 2 पावर 12, और 2 पावर 12 हमारी क्या हो जाएगी, एड्रेस लाइन की संख्या। तो एड्रेस लाइन कितना हो जाएगी, 12 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसी क्रम में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच इज द वोलेटाइल मेमोरी, ठीक है। कौन सा एक अस्थिर मेमोरी है। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत बार आता है एग्जाम में, ठीक है। इस चीज़ को आपको याद रखना। देखिए DMRC इलेक्ट्रॉनिक 2015 में भी क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेमोरी से। कौन सी मेमोरी वोलेटाइल होती है, कौन सी मेमोरी नॉन वोलेटाइल होती है, ये क्वेश्चन जरूर पूछता है हर एग्जाम में, ठीक है। तो इसमें से कौन सी मेमोरी वोलेटाइल है, रैम है या फ्लॉपी है या हार्ड डिस्क है या CD है। तो हमारी कौन सी होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये रैम का फुल फॉर्म भी पूछता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। इस मेमोरी में हम राइट भी कर सकते हैं, ठीक है, और रीड भी कर सकते हैं। तो राइट और रीड के ऑप्शन हमें इसी मेमोरी में उपलब्ध होते हैं। तो इसे हम रैंडम एक्सेस मेमोरी करते हैं, जब सप्लाई जाती है तो इसके डाटा अगर हम सेव नहीं करते हैं तो डाटा इसका क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए बोलते हैं इसे अस्थिर मेमोरी। जो हमारी रोम होती है वो हमारी होती है रीड ओनली मेमोरी, वो हमारी नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। उस मेमोरी को हम सिर्फ रीड कर सकते हैं, उसमें हम कोई चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी क्रम में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। द आउटपुट वेब फॉर्म ऑफ ए 555 टाइमर इज, टाइमर राशि 555 का वेब फॉर्म क्या होती है आउटपुट की, साइनोसोडल होगी या ट्रेंगुलर होगी या रेक्टेंगुलर होगी या इलिप्टिकल होगी। तो क्या होती है, इसकी जो वेब फॉर्म होती है वो रेक्टेंगुलर होती है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है, ठीक है। टाइमर आईसी दोस्तों से मैंने पूछा जाता है टाइमर आईसी का हम प्रयोग कहाँ करते हैं। तो टाइमर आईसी का हम प्रयोग ऑक्सीलेटर में करते हैं, ठीक है। और टाइमर आईसी जो होती है हमारी 8 पिन की आईसी होती है। इन 8 पिन की आईसी को बारे में समझ लेते हैं कि 8 पिन कौन कौन सी होती हैं, क्या वर्क होता है, क्योंकि इनके पिनों के बारे में पूछता है कि टाइमर आईसी का पिन नंबर 2 का क्या कार्य है, पिन नंबर 7 का क्या कार्य है, पिन नंबर 5 का क्या कार्य है। इन सभी पिन के बारे में पूछता है। तो इन सारे पिनों को हम देख लेते हैं, ठीक है। तो दोस्तों दिया हुआ है टाइमर आईसी, ठीक है। ये टाइमर आईसी का ब्लॉक डायग्राम है। तो इसमें देखिए पिन नंबर 1 हमारा क्या है, ग्राउंड के लिए है, ठीक है। 2 हमारा क्या है, ट्रिगर के लिए है, जिसे हम इनपुट बोलते हैं, ठीक है। 3 हमारा आउटपुट है, ठीक है। 3 पिन हमारी आउटपुट है। और 4 पिन हमारी रीसेट के लिए यूज की जाती है। और 5 पिन हमारी कंट्रोल वोल्टेज के लिए प्रयोग की जाती है, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि टाइमर आईसी 555 का पिन नंबर 5 का क्या कार्य है। तो पिन नंबर 5 का कार्य क्या है, कंट्रोल वोल्टेज के लिए, ठीक है। इसके अलावा पिन नंबर 6 पे आ जाते हैं। तो पिन नंबर 6 हमारी क्या होती है, ये थ्रेशोल्ड वोल्टेज होती है। और पिन नंबर 7 हमारा डिस्चार्ज के लिए यूज प्रयोग की जाती है, ठीक है। और पिन नंबर 8 हमारा VCC सप्लाई के लिए यूज की जाती है। तो ये हमारा टाइमर आईसी 555 का ब्लॉक डायग्राम है, ठीक है। इसे आप देख लें, इसका आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं,
ठीक है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इससे एक दो क्वेश्चन टाइमर राशि से ज़रूर पूछता है। पहले पूछेगा टाइमर राशि का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, ठीक है। इसके अलावा टाइमर राशि की पिन कॉन्फ़िगरेशन पूछता है कि कितने पिन की होती हैं। इसके अलावा प्रत्येक पिन का पूछ लेता है कि क्या वर्क है, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। इसी क्रम में देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। द वैल्यू ऑफ डिफरेंस ऑफ A016 माइनस 6A16 इज हेक्साडेसिमल का डिफरेंस ज्ञात करना है, ठीक है। इसका डिफरेंस कैसे ज्ञात करते हैं, हम आपको सिंपल से तरीके से फॉलो करते हैं इसे, ठीक है। क्या है हमारा A0 किस में है, बेस 16 में, ठीक है। इसके अलावा हमको माइनस किससे करना है, 6A से। ए कितने हैं, बेस 16 में। आंसर कितने में आ रहा है, बेस 16 में आ रहा है, तो हमको बेस 16 में लाना है, ठीक है। अब देखिए ए क्या हमारा है, A0 है। अब जीरो में से ए तो निगेटिव हो नहीं सकता, क्योंकि एक वैल्यू हमारी कितना होती है, एक वैल्यू हमारी 10 होती है, ठीक है। हमको 10 माइनस करना है जीरो से, तो हम यहाँ से हासिल ले आएंगे। जब यहाँ पे हम हासिल लाएंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे हासिल 16 आएगा, ठीक है। यही समझने का तरीका है, यही मेन है, ठीक है। यहाँ हासिल 10 नहीं आएगा, हासिल कितना आएगा, 16 आएगा। 16 क्यों आएगा, क्योंकि इसका बेस 16 है। तो जितना बेस होता है उतना ही हासिल आता है, ठीक है। जब हासिल ले आए यहाँ पे जैसे बोलते हैं 12 ले आए तो यहाँ होगा 16। अब 16 में से एक हटाएंगे तो हमारा 6 आ जाएगा, ठीक है। 16 मतलब एक मतलब कितना हुआ, 10। हम 10 घटाएंगे 16 में से तो 6 आएगा। अब यहाँ पे कितना बचा, यहाँ पे 9 बचा, तो 9 बचा, तो 9 में से 6 गए कितना हो गया, 3। तो 36 बेस 16 में। तो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है 36 बेस 16, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। तो हम आशा करते हैं कि आपको वीडियो समझ में आया होगा, क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा, वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करना ना भूलें, ठीक है। तो आप सभी जल्दी से वीडियो को लाइक करें और इसी के साथ साथ वीडियो को शेयर भी करें, ठीक है। अब ये क्रम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द वैल्यू ऑफ सब्ट्रैक्ट ऑफ 1458 फ्राम 2078 इज, ठीक है। आक्टल का हमको सब्ट्रैक्शन ज्ञात करना है। जैसे हम ज्ञात करते हैं आक्टल का सब्ट्रैक्शन कैसे होगा, जैसे हमने अभी लगाया था हेक्साडेसिमल का, वैसे ही हम आक्टल का ज्ञात करेंगे, ठीक है। 207 ये किस में है, ये बेस 8 में है, ठीक है। 145 ये किस में है, ये भी बेस 8 में है। जो हमको आंसर देना है वो भी बेस 8 में ही देना है, ठीक है। तो 7 में से 5 गए 2, इसके बाद 0 में से 4 अगर जाएगा नहीं तो हम यहाँ से 12 लाएंगे तो हो जाएगा हमारा 8 में से 4 गए 4, यहाँ पे 1 बचा, तो 1 में से 1 गए हमारा 0, तो हमारा कितना आ जाएगा 42 बेस 8। तो 42 बेस 8 ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, जो कि करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो इसी क्रम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। BA बेस 16 इन हेक्साडेसिमल इज व्हाट इन ऑक्टल, ठीक है। हेक्साडेसिमल में नंबर दिया हुआ है, इसे आपको कन्वर्ट करना है ऑक्टल में, ठीक है। तो ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं दोस्तों, पहले में हेक्साडेसिमल को हम कन्वर्ट कर लेते हैं बाइनरी में, उसके बाद हम उसे चेंज करते हैं ऑक्टल में, ठीक है। तो क्या करते हैं, हमारा क्या दिया हुआ है, BABA, ये हमें दिया हुआ है कितना, बेस 16 में। तो इसे हम चेंज करते हैं पहले बाइनरी में। तो बाइनरी में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, किसी 4 के ग्रुप में हम रख देते हैं। तो बी हमारा किसका नंबर है, बी हमारा नंबर है 11 का, तो हम 11 की वैल्यू रख देंगे, ठीक है। 1 0 1 1, 8 2 10 1 11, एक हमारा क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है। बी हमारा 1 0 1 1 हो जाएगा, फिर ए है हमारा 1 0 1 0, ठीक है। ये हमारा हो गया, ये हमारा किस में हो गया, बाइनरी में हो गया, बेस 2 में हमको मिल गया। अब इसको हम चेंज करेंगे किस में, इसको हम चेंज करेंगे ऑक्टल में। तो ऑक्टल में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, 3 की ग्रुपिंग करते हैं। तो 3 की ग्रुपिंग ये किए, ठीक है। फिर इसको 3 की ग्रुपिंग किए, फिर ये हमारा 3 की ग्रुपिंग में हुआ, ये हमारा 3 ग्रुपिंग हुई, ये हमारी 3 की ग्रुपिंग हो गई। एक कम हो रहा है तो इसमें 0 2 बढ़ा लेंगे तो हमारा 3 की ग्रुपिंग हो जाएगी, ठीक है। तो हमारा किसकी वैल्यू है, पहली तो हमारी 1 की हो गई, दूसरी हमारी 3 की हो गई, तीसरी हमारी 5 की हो गई, चौथी हमारी 2 की हो गई, ठीक है। पांचवी हमारी 7 की हो गई, और 6 नंबर की हमारी क्या हो गई,
6 नंबर की हमारी हो गई 5 की, उसके अलावा फिर हमारी 6 नंबर हो गई हमारी 6 की, ठीक है। उसके अलावा हो गई 5 की, 0 1 0 हो जाएगा 2 की। तो हमको जो आंसर मिला 1352762, 13, ठीक है, 1352762। दोस्तों ऐसा कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा है, तो कहीं हमने गलती की है। फिर से हम ट्राई करते हैं। अच्छा, यहाँ लास्ट में गलती हो गया था, तो ये हमारा क्या होगा 7, 7 के बाद हमारा क्या है, 7 के बाद हमारा ए है, 7 के बाद हमारा 2 है, 6 नहीं, ठीक है। तो 7 के बाद हमारा 2 है, तो 135272, 135272 जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है, अगर हमको हेक्साडेसिमल से अगर ऑक्टल में चेंज करना है तो सबसे आसान तरीका यही है, पहले उसको हम बाइनरी में कन्वर्ट कर लें, तो हमको बेस 2 में आ जाएगा, तो बेस 2 से हम बेस 8 में आसानी से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो बेस 8 में चेंज करने के बाद आपको याद रखना है कि जो बेस 8 में संख्याएँ आएंगी वो 0 से लेकर 7 के बीच में ही आएंगी, ठीक है। अगर 7 से अधिक कोई डिजिट आपको मिल रही है तो इसका मतलब आप कहीं गलती कर रहे हो, ठीक है। तो 0 से 7 के बीच में ही डिजिट आनी चाहिए। इसी क्रम देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया गया चित्र निम्न में से किसका विद्युत समकक्ष है। ये किसका है आपको पहचानना है, नॉट गेट का है, आर गेट का है, या नार गेट का है, या नैंड गेट का है। तो किसका है दोस्तों, आज ये पैरेलल स्विच है। तो पैरेलल स्विच कैसे काम करती है, हमारी आर गेट, जो आर गेट होता है वो एज ए समांतर स्विच या पैरेलल स्विच की तरह कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर भी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसी क्रम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज ट्रू फॉर टू डिजिटल सिग्नल ए एंड बी। दो डिजिटल सिग्नल ए तथा बी के लिए निम्न में से कौन सा संबंध सही है। तो ए प्लस बी इक्वल टू ए प्लस बी का बार इक्वल टू ए बार डॉट बी बार, या ए प्लस बी बार इक्वल टू ए डॉट बी, या ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ ए प्लस बी का बार इक्वल टू ए बार डॉट ए बार प्लस ए डॉट बी, या ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है प्लस बी का बार इक्वल टू ए बार डॉट बी बार। दोस्तों ये डी मार्गन थ्योरम का रूल है, हम जानते हैं ए प्लस बी बार इक्वल टू क्या होता है, ए बार डॉट बी बार। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट है, ठीक है। तो कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर ए। तो इसी क्रम में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों यहीं से डिजिटल क्वेश्चन समाप्त हो जाते हैं, तो इसके बीच में मैं ले लिया हूँ थोड़ा नेटवर्क के क्वेश्चन, ठीक है। तो नेटवर्क हमारा क्या है, पहला क्वेश्चन हमारा दी कंडीशन फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर इज एंड डॉट डॉट अमाउंट ऑफ मैक्सिमम पावर इज। अधिकतम पावर आपूर्ति के लिए शर्त क्या है और अधिकतम पावर की मात्रा क्या होती है। तो दोस्तों ये मैक्सिमम पावर ट्रांसफर एक थ्योरम है, तो उसके थ्योरम के अंतर्गत जो हमें अगर मैक्सिमम पावर लेनी है तो उसमें सोर्स रेजिस्टेंस जो होता है, सोर्स रेजिस्टेंस के बराबर हमारा लोड रेजिस्टेंस होना चाहिए। यदि सोर्स रेजिस्टेंस इक्वल टू लोड रेजिस्टेंस होगा तब तो हमको सर्किट में मैक्सिमम पावर मिलेगी। इसके अलावा मैक्सिमम पावर का फार्मूला क्या होता है, मैक्सिमम पावर का फार्मूला हमारा पी मैक्स इक्वल टू होता है VTH का स्क्वायर अपान 4 RTH, ठीक है। जो कि ए दिया हुआ है किसमें, ए दिया हुआ है ऑप्शन नंबर डी में। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, RL इक्वल टू RTH, लोड रेजिस्टेंस इक्वल टू थ्योनी रेजिस्टेंस, या VTH इक्वल टू थ्योनी वोल्टेज के स्क्वायर अपन 4 RTH। ये मैक्सिमम पावर ट्रांसफार्मर की थ्योरम होती है, ठीक है। एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा था एग्जाम में कि मैक्सिमम पावर के लिए क्या शर्त होती है। तो मैक्सिमम पावर के लिए शर्त ये होती है RS इक्वल टू RL, लोड रेजिस्टेंस इक्वल टू सोर्स रेजिस्टेंस, ठीक है। तो इसी क्रम में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन टू रजिस्टर आर कनेक्टेड इन सीरीज दे हैव। जब दो प्रतिरोधक श्रृंखला में जुड़े हों तो उनमें होता है सेम रेजिस्टेंस वैल्यू होती है, सेम वोल्टेज अक्रॉस देम, पूरे में समान वोल्टेज होता है, उनमें प्रवाहित होने वाली करंट समान होती है, या डिफरेंट रेजिस्टेंस पृथक प्रतिरोध का मान होता है। जब दो प्रतिरोध श्रृंखला में जुड़े होते हैं, जब दो प्रतिरोध हमारे सीरीज में जुड़े होते हैं, ठीक है, R1 एंड R2 दो रेजिस्टेंस हमारे सीरीज में है, तो इसमें क्या समान होती है दोस्तों, इसमें I समान होती है। I बोले तो करंट। तो अगर दो रेजिस्टेंस अगर सीरीज में है तो उनमें करंट समान होती है, ये दो रेजिस्टेंस पैरेलल में है तो उनमें क्या समान होता है, वोल्टेज समान होता है। ये बेसिक रूल है, ठीक है। तो इसी क्रम में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उनमें प्रवाहित होने वाली धारा समान होती है, ठीक है। ऐसे सिंपल सिंपल क्वेश्चन आपके यहाँ मिलेंगे यूपी आर्मिनल या इसरो में, ठीक है। इसी क्रम में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दी सुपरपोजिशन थ्योरम इज बेस्ड ऑन दी कॉन्सेप्ट ऑफ।
ठीक है। थ्योरम का सुपरपोजिशन इस संकल्पना के आधार पर है, ड्यूलिटी या लीनियरिटी या रेसिप्रोसिटी या नॉन लीनियरिटी। हमारी जो सुपरपोजिशन थ्योरम होती है वो लीनियरिटी के सिद्धांत पर कार्य करती है। ठीक है, किसके सिद्धांत पर काम करती है? लीनियरिटी के प्रिंसिपल पर कार्य करती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, डायरेक्टली ऐसे पूछ लेता है सुपरपोजिशन थ्योरम किसके सिद्धांत पर कार्य करती है या किसके बेस पर आधारित है, तो किसके बेस पर आधारित है? लीनियरिटी के बेस पर आधारित है। ठीक है, इस चीज़ को आपको याद रखना है। इसी क्रम दिस सुपरपोजिशन थ्योरम इज अप्लीकेबल टू, अध्यारोपण प्रमेय निम्न विकल्पों में से किस पर लागू होता है? देखिए दोस्तों, अभी सुपरपोजिशन थ्योरम का ये, ठीक है दोस्तों, मेरा मेन टारगेट है कि आज तक जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, ठीक है, मेरा टारगेट है कि एक भी क्वेश्चन आपका छूटे ना, कहीं से भी होगा। ठीक है, यदि आपको मैं थ्योरी नहीं पढ़ा पा रहा हूँ इस समय तो, लेकिन मैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में करा दूंगा। ठीक है, यदि आपको थ्योरी बिल्कुल भी नहीं आती है, आपको थ्योरी का ABCD भी नहीं मालूम है, लेकिन आप ये ऑब्जेक्टिव अगर आप देख रहे हैं तो आप इन ऑब्जेक्टिव को सिर्फ रट लीजिए। ठीक है, अच्छे तरह से आप रट भी लेंगे और रट के आप अगर एग्ज़ाम दे देंगे तो मैं गारंटी लेता हूँ कि आपके सिलेक्शन को कोई रोक नहीं पाएगा। ठीक है, जितने क्वेश्चन मैं आपको करा दे रहा हूँ ऑब्जेक्टिव के, अगर ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप रट के, अगर हम पे आपको विश्वास है, विश्वास के तहत अगर हमको विश्वास के साथ पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो अगर आप इन क्वेश्चन को भी आप रट के जाएंगे एग्ज़ाम देने तो 150 में आपको 100 नंबर लाने से कोई रोक नहीं सकता, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, इसके अलावा 50 क्वेश्चन का नॉन टेक है, अगर आप नॉन टेक कर लोगे तो आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए मैं जितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कहीं से पूछे गए हों, हर जगह से क्वेश्चन मैं उठा के आपके लिए ले आ रहा हूँ कि कहीं से कोई क्वेश्चन छूटे ना। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? आंसर इसका हो जाएगा करंट ओनली या वोल्टेज ओनली या बोथ करंट एंड वोल्टेज या करंट वोल्टेज एंड पावर। तो हमारी जो सुपरपोजिशन थ्योरम होती है वो बोथ करंट एंड वोल्टेज दोनों पर कार्य करती है। ठीक है, वोल्टेज और करंट दोनों पर कार्य करती है। तो हमारा क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन नंबर C हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसी क्रम देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट मीटिंग ए जंक्शन इज इक्वल टू, एक जंक्शन पर मिलने वाली सभी करंट के बीजगणितीय योग बराबर होता है 1 के या -1 के या 0 के या कैन नॉट से कहा नहीं जा सकता है। ठीक है, तो हम जानते हैं किरचॉफ का करंट लॉ है, तो किरचॉफ का करंट लॉ यही था कि किसी भी नोड पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। ठीक है, ऐसे कोई जंक्शन है, ये हमारा नोड है, इस नोड पर आने वाली समस्त धाराओं का या जाने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है? 0 होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर C हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसी क्रम में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किरचॉफ से वोल्टेज लॉ इज नो एज, किरचॉफ के वोल्टा सिद्धांत को डॉट डॉट भी कहा जाता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज या कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बोथ या नन। ठीक है, तो हमारा जो किरचॉफ का वोल्टा सिद्धांत होता है, वोल्टा सिद्धांत को हम ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत भी कहते हैं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। दोस्तों ये वाला क्वेश्चन हो गया। या दूसरा क्वेश्चन पूछता है कि किरचॉफ के करंट लॉ को और किस नाम से जानते हैं, तो उसे आवेश संरक्षण के सिद्धांत से जानते हैं। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के नाम से जानते हैं किरचॉफ के करंट लॉ को, और किरचॉफ के वोल्टेज लॉ को जानते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो ये दोनों रूल आपको याद होने चाहिए, दोनों में से कोई ना कोई एक क्वेश्चन जरूर पूछता है। ठीक है, तो हमारा हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर B। इसी क्रम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों ये वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, इसी क्रम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नॉर्टन्स थ्योरम रिजल्ट इन, नॉर्टन के प्रमेय में परिणाम क्या होता है? एक करंट सोर्स विद एन इम्पीडेंस या वोल्टेज सोर्स विद एन इम्पीडेंस या ए वोल्टेज सोर्स एलोन या करंट सोर्स एलोन। तो जो हमारा नॉर्टन थ्योरम होती है दोस्तों, नॉर्टन थ्योरम हमारी करंट होती है, करंट सोर्स के पैरेलल में एक क्या लगा होता है? रेजिस्टेंस लगा होता है समानांतर में। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर A से हो जाएगा, करंट सोर्स विद एन इम्पीडेंसेज। इसी अलावा हमारा थ्योनिन थ्योरम होती, तो थ्योनिन थ्योरम में क्या होता है? एक वोल्टेज सोर्स होता है, वोल्टेज सोर्स के सीरीज में रेजिस्टेंस लगा होता है, तो ये होता है हमारा क्या? ये हमारा VTH होता है, ये हमारा RTH होता है। तो हमारा क्या होता है? थ्योनिन रेजिस्टेंस होता है, ये समांतर में क्या लगा होता है? हमारा
लोड रजिस्टेंस लगा होता है सीरीज में, ठीक है, यह होता है RL। तो जिसके कारण ज्ञात करते हैं तो VTH अपान हो जाता है RL प्लस RTH, ये हो जाता है हमारा थ्योनिन का, ठीक है। लेकिन हमको यहाँ पूछा क्या, नॉर्टन के लिए पूछा है, तो नॉर्टन का हम यूज करते हैं, एक करंट सोर्स विद एन इम्पीडेंस इन पैरेलल। तो ऑप्शन नंबर हमारा करेक्ट हो जाएगा नॉर्टन थ्योरम के लिए, ठीक है। इसी का हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ए नेटवर्क विच कंटेन्स वन आर मोर देन वन सोर्स ऑफ EMF इज नो एज। एक नेटवर्क जिसमें EMF एक या एक से अधिक स्रोत होते हैं उन्हें जाना जाता है। एक्टिव नेटवर्क जाना जाता है, या पैसिव नेटवर्क जाना जाता है, या इलेक्ट्रिक नेटवर्क जाना जाता है, नानामदीप। अगर एक से अधिक सोर्स होते हैं तो क्या कहलाते हैं, वो एक्टिव सोर्स कहलाते हैं, ठीक है। ये हमारे जो सोर्स होते हैं, एक या एक से अधिक सोर्स होते हैं तो क्या कहलाते हैं, ये हमारे एक्टिव सोर्स कहलाते हैं, ठीक है। तुम्हारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। इसी दोस्तों ये डिजिटल का कंपेरेटर क्वेश्चन है, ठीक है। तो हमने कहा कंपेरेटर छूट रहा था, तो हमने कहा कंपेरेटर को भी ऐड कर लेते हैं। तो कंपेरेटर आपके यहाँ पूछा नहीं जाता, लेकिन बाई चांस कंपेरेटर के साथ क्वेश्चन आ ही जाए तो आप उसे कर लें, ठीक है। क्योंकि ये क्वेश्चन हमको DMRC में मिला था, ठीक है, कंपेरेटर का। तो क्या कह रहा है कि नंबर ऑफ कंपेरेटर नीडेड टू बिल्ड ए 6 बिट स्मल्टेनियस एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर इज। एनालॉग से डिजिटल कन्वर्टर बनाने के लिए 6 बिट का कितने कंपेरेटर की आवश्यकता होती है। तो कंपेरेटर को ज्ञात करने का फार्मूला होता है 2n-1, ठीक है। तो कितने हैं, 6 बिट का है तो 2^6 - 1, 2^6 इक्वल टू हो जाएगा 64, 64 - 1 इक्वल टू 63। तो कितने कंपेरेटर की आवश्यकता होगी, 63 कंपेरेटर की आवश्यकता होगी हमें A/D कन्वर्टर बनाने के लिए 6 बिट का, ठीक है। तो 6 बिट का A/D कन्वर्टर बनाने के लिए हमें 63 कंपेरेटर की आवश्यकता होगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऐसे सिंपल से क्वेश्चन आता है, जब आपको फार्मूला मालूम होगा तो आप आसानी से लगा सकते हो। इसी क्रम में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द नंबर ऑफ कंपेरेटर रिक्वायर्ड इन एन n बिट फ्लैश टाइप A/D कन्वर्टर इज। फ्लैश टाइप A/D कन्वर्टर बनाने के लिए हमें कितने कंपेरेटर की आवश्यकता होगी, उसमें वही तरीका है दोस्तों अपनाना है, 2n-1, 2^8 इक्वल टू हो जाएगा 256, 256 - 1 इक्वल टू हो जाएगा 255, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों आपका एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं है, बस आप देखते रहें इसे, बस जहाँ जहाँ क्वेश्चन उठता है सारे क्वेश्चन में आपको करा देंगे, ठीक है। इसी क्रम में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों मैंने कल क्वेश्चन आपसे कमेंट में पूछा था कि किसका आंसर कमेंट सेक्शन में देना है, तो इसके काफ़ी लोगों ने इसका आंसर दिया था, जैसे समीर सैनी हो गए, या मौर्य जी हो गए, विनय कुमार मौर्य, ठीक है, इन्होंने दिया था आंसर। विनय कुमार मौर्य, देख लेते हैं दोस्तों, उनका नाम था, मौर्य थे, ठीक है। तो उन्होंने आंसर दिया था कमेंट सेक्शन में, बाकी समीर ने बहुत अच्छा लिखा था कमेंट में, ठीक है। दोस्तों जितना कुछ आप जानते हैं उतना आप कमेंट सेक्शन में लिखा करें, ठीक है। तो दोस्तों आज क्या क्वेश्चन था, क्वेश्चन था व्हाट इज द मेजर एडवांटेज ऑफ ECL लॉजिक, ठीक है। ECL लॉजिक का मुख्य लाभ क्या होता है, वेरी हाई स्पीड, या वाइड रेंज ऑफ ऑपरेटिंग वोल्टेज, या वेरी लो कास्ट, या वेरी हाई पावर, ठीक है। तो क्या होता है दोस्तों, वेरी हाई स्पीड होती है। उन्होंने बताया था जो ECL होता है, ECL हमारा सबसे फास्टेस्ट डिवाइस होती है। जब ECL हमारी सबसे फास्टेस्ट डिवाइस होती है तो इसमें जो प्रोपेगेशन डिले होता है वो सबसे कम होता है, 1 से लेकर 2 नैनोसेकंड के बीच में होता है, ठीक है। तो आज का क्वेश्चन क्या है दोस्तों, मैं आज का क्वेश्चन देता हूँ आपके लिए। एंड एक्ट एज ए, एंड गेट किसकी तरह कार्य करता है, पैरेलल सर्किट की तरह, या सीरीज सर्किट की तरह, या सीरीज टू पैरेलल सर्किट की तरह, या नन ऑफ एबव, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो एक आपका इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। जितने लोग वीडियो देखते हैं सभी को इसका आंसर कमेंट सेक्शन में देना है, ठीक है। इसके अलावा एंड गेट के बारे में आप जितना कुछ जानते हैं उतना आपको लिखना है, ठीक है। मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों इसके बाद जो मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम इंस्ट्रूमेंट के क्वेश्चन रखेंगे, ठीक है। इसके बाद लगातार मेरी 7-8 वीडियो जो आएगी वो कंटिन्यू इंस्ट्रूमेंट की रहेंगी। इंस्ट्रूमेंट को ख़त्म करने के बाद फिर मैं AC सर्किट लेके आऊँगा, ठीक है, क्योंकि AC सर्किट बहुत इंपॉर्टेंट है। AC सर्किट से भी 6 से 7 क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, ठीक है। वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।